हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि है हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जैसे ही जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, जन्म से जो उसको विशेषाधिकार मिले रहते हैं, उसको छीना नहीं जाता है या उसका हनन नहीं किया जा सकता उन विशेषाधिकार को। तो जो मौलिक अधिकार है, इसको हम संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और ये विशेषकर क्या होता है कि जो हमारा मौलिक अधिकार होता है, वो जो कार्यपालिका होती है और विधायिका होती है, इसके पावर को लिमिटेड करता है, क्योंकि ये हर व्यक्ति को प्राप्त है और ये न्यायिक संरक्षण प्राप्त करता है। जैसे कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है या तो मौलिक अधिकारों का कोई दुरुपयोग करता है, तो उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो जो हमारे मौलिक अधिकार है, उसको एक न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए। तो इस वजह से जो मौलिक अधिकार है, उसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका डिस्क्रिप्शन पूरा है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं और उसको कौन कौन से मौलिक अधिकार भारत के प्रत्येक सिटीजन्स को प्राप्त है। हमारे संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, बट अभी प्रेजेंट में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, वो था संपत्ति का अधिकार, जिसको कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको विधिक अधिकार, या तो जिसको हम कहते हैं कानूनी अधिकार, उसमें 300 अ में जोड़ दिया गया है। तो अब हमारे संविधान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं, और जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको अब ये विधि का अधिकार हो गया है, मतलब ये कानूनी अधिकार हो गया है। इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो हमारा मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है वो हमने अभी देखा है कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का डिस्क्रिप्शन है। कभी एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन कि जो राज्य की परिभाषा है वो किस आर्टिकल में कही गई है, तो वो आर्टिकल 12 में कही गई है। जबकि जो राज्य और संघ के बारे में जो उल्लेख है वो हमारे भाग 1 में मिलता है, जो कि हमारा 1 से 4 अनुच्छेद तक है। लेकिन उसमें राज्य की परिभाषा की बात नहीं कही गई है। राज्य की परिभाषा की बात जो कही गई है वो आर्टिकल 12 में कही गई है। देन है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 है हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अभी हमने बताया था कि मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मिले होते हैं जन्म से ही, और अगर उसका किसी भी तरह का हनन होता है तो उसके संरक्षण के लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा न्यायालय है, उसकी शरण हम ले सकते हैं अपने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए। तो जो हाई कोर्ट है, हम अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट है वो हमें रिट दे सकता है, और अनुच्छेद 32 के तहत जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उसके लिए रिट या जिसको हम याचिका कहते हैं, वो जारी कर सकता है। फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कि कितने हमारे मौलिक अधिकार है और कौन कौन से मौलिक अधिकार है। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट है वो हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है ये आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो जो हमारा अनुच्छेद 14 है उसमें क्या है, विधि या कानून के समक्ष समानता। इसमें ये कहा गया है कि जो भी हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक है, उनके लिए कानून के समान अधिकार प्राप्त हैं। अर्थात राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रोविज़न रखता है, प्रावधान रखता है। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पे भेदभाव को रोक। मतलब देखिए, यहाँ पर जैसे है ही कि समानता का अधिकार है, तो हमें हर चीज़ में समान बनाया जाएगा। जितने भी नागरिक हैं वो उन सब चीज़ों में समान हैं, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। तो जो अनुच्छेद 15 है वो ये कहता है कि किसी भी तरह का धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उस भेदभाव को रोका जाएगा। अनुच्छेद 16 में, आर्टिकल 16 में है सरकारी नियोजन में समानता। इसका क्या मतलब है? मतलब भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए जो उपलब्धता है वो समान होगी। मतलब जो समान अवसर है वो सभी नागरिकों को प्रदान किए जाएंगे किसी भी सरकारी पद के लिए। अनुच्छेद 17 है, आर्टिकल 17 हमारा है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत से क्या तात्पर्य है कि यदि कोई इसे अपने जीवन में अपनाता है, यह ऐसी भावना प्रकट करता है, तो उसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। मतलब अगर कोई जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता का अंत इसमें किया जाएगा।
अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। कोई भी नागरिक अगर राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, सेना या अकादमिक सम्मान के सिवाय राज्य अन्य किसी उपाधि का प्रावधान नहीं करेगा, क्योंकि उपाधियों को समाप्त कर दिया जाएगा। उनको जो उपाधि मिलेगी उन उपाधियों को समाप्त कर दिया जाएगा। यही होता है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें यह है हमारा आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 32 तक। इसमें है आर्टिकल 19 में क्या है कि हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अगर पूछता है कि जो हमारा आर्टिकल 19 है उसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, तो उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। पहला है विचार, अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता। इसमें सूचना पाना, सूचना देना, इसमें हर तरह की स्वतंत्रता आ जाती है। इसके जो पहला प्रकार है। दूसरे में होता है कि सभा या सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता होती है उसको। फिर उसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है। किसी भी जगह देश में घूमने की, किसी भी आवागमन करने की स्वतंत्रता होती है। निवास की स्वतंत्रता होती है। और हमारा होता है व्यापार, व्यवसाय या रोजगार की स्वतंत्रता होती है। आर्टिकल 20 क्या है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो भी आर्टिकल्स है उसमें क्वेश्चंस बहुत से पूछे जाते हैं। जैसे अगर प्रेस की स्वतंत्रता का पूछ लेगा तो पूछ लेगा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19 में है। सभा बनाने की स्वतंत्रता वो भी किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19 में है। और देश के घूमना भी, देखिए 2 घूमना होता है यहाँ पर। अगर हम देश के अंदर भ्रमण करते हैं तो उसकी स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में। और देश के बाहर घूमने की स्वतंत्रता होती है हमारा आर्टिकल 21 में। इस चीज़ को आप ख्याल रखिएगा। आर्टिकल 20 क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि क्या होता है कि अगर इसमें 3 चीज़ें दी गई, जैसे किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी, उसको एक अपराध के लिए बार बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। अपराधी को केवल तत्कालीन कानूनी उपबंध के तहत सज़ा मिलेगी। किसी भी नागरिक को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये है आर्टिकल 20 में। इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि जैसे दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है, किसमें ऐसा कहा गया है कि किसी भी एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार सज़ा मिलेगी, तो आर्टिकल 20 में कहा गया है। आर्टिकल 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि यार किसी भी इंसान को जीवन जीने का अधिकार है, जीवन यापन करने का अधिकार है। वो किसी भी तरह से चाहे तो अपनी ज़िंदगी जी सकता है, जीवन यापन कर सकता है। वह उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता है। अगर पूछेगा कि वैयक्तिक स्वतंत्रता क्या है, तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 21 जो है वो हमारा वैयक्तिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत हम जैसे कि अगर शादी करने का अधिकार किसमें है, तो पूछता है क्वेश्चन कि शादी करने का अधिकार किसमें है, तो आर्टिकल 21 है। और हाँ, विदेशों में भ्रमण करने का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21 में है। तो ये सब चीज़ें जितना इंसान अपनी खुशी के लिए, अपनी जीवन यापन करने के लिए जो जो चीज़ें करता है वो हमारा आर्टिकल 21 में होता है। क्योंकि यहाँ पर दे दिया है ना, अपने जीने के लिए और अपने दैहिक स्वतंत्रता के लिए, उसके लिए जितनी स्वतंत्रता दी गई वो आर्टिकल 21 में है। फिर आर्टिकल 21A में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। इसको कब ऐड किया गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 22। इसमें है गिरफ्तारी पर रोक। इसमें क्या किया गया कि यदि किसी नागरिक को मनमाने तरीके से हिरासत में लिया गया है, तो उसे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। ऐसे ही उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पहले आप उसका कारण ढूंढिए, कारण को पेश करिए, फिर उसके बाद उसको गिरफ्तार करिए, उसके कारण की पुष्टि होने के बाद। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 23 क्या है कि मानव दुर्व्यापार प्रतिषेध। मतलब जो मानवों के भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। मतलब मानव का दुर्व्यापार या तो बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। फिर अनुच्छेद 24 है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जोखिम भरे कार्य पर नियुक्त दंडनीय अपराध है। मतलब जो 14 वर्ष से कम के बच्चे, जैसे माइंस हो गए, खदानी हो गई, इन सब चीज़ों, कारखाने हो गए, यहाँ पर बच्चों को कार्य का अधिकार नहीं प्राप्त है, इसको दंडनीय अपराध माना जाता है। इसमें महिलाओं को भी ऐड किया गया है। आर्टिकल 23 है पुरुष या तो मानव जो व्यापार है या तो दुर्व्यापार है, उन पे प्रतिषेध है। और अनुच्छेद 24 है वो बेसिकली बच्चों और महिलाओं के लिए है। फिर हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। आर्टिकल 25 में क्या है कि देखिए धार्मिक स्वतंत्रता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि धर्म से रिलेटेड किसी भी तरह की स्वतंत्रता है, तो वो हमारा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक होगा। जो हमारा आर्टिकल 25 में उसमें क्या है, किसी भी धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। देखिए हमारे देश में ऐसा है कि
कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उस धर्म के अनुरूप चल सकता है, उस धर्म होता नहीं है कि पूजा कर सकता है, पूजा पाठ या तो जिस भी धर्म से जो भी चीज़ें हैं वो उसको कर सकता है। किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है। जैसे हम देखते हैं कि जो सिख होते हैं, जैसे जो मृडाल होते हैं, जो साइड में रखते हैं छुरा अपने, तो उसको वो अधिकार प्राप्त है क्योंकि वो धर्म की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में क्या है, धर्म, संस्थान और स्वामित्व रखना। मतलब हम जो भी धर्म जिस भी धर्म को हम मानते हैं, जैसे कि मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना और उसका मतलब स्वामित्व रखना खुद पर, ये सब हमारा आ जाता है आर्टिकल 26 पे। अनुच्छेद 27 क्या है, करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। इसमें क्या होती है कि जैसे अगर किसी राज्य का कोई नागरिक है जिसकी आय किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की प्रगति में व्यय के लिए निश्चित की गई है कि इसकी आय का जो व्यय है वो इस संप्रदाय की प्रगति के लिए दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको बाध्य किया जाएगा, वो अपनी मर्जी से देगा, अगर वो चाहे तो वो नहीं दे सकता है। आर्टिकल 28 में है धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने की स्वतंत्रता। जैसे होता है क्या है कि कहीं पर कोई भी धार्मिक चीज़ें होती रहती है, जैसे कहीं पर कोई सभा होती रहती, कोई पूजा होता रहता है, तो वो इंसान फ्री है, स्वतंत्र है, वो कहीं पर भी भाग ले सकता है, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको यहाँ पर जाना अनिवार्य है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में है। आर्टिकल 29 में है भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित। अभी क्या है, अगर धर्म को सुरक्षित करना, धर्म की स्वतंत्रता जो है वो हमारा आर्टिकल 25 में है, लेकिन अगर पूछेगा कि संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये हमारा आर्टिकल 29 में है। अनुच्छेद 29(2) में क्या है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इसमें यह होता है कि किसी भी नागरिक को भाषा, जाति, धर्म के आधार पर सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। मतलब सभी धर्म के लोगों को, सभी भाषा, सभी जाति के लोगों को, संस्कृति के लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। ये हमारा होता है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मतलब किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा शिक्षा में। आर्टिकल 30 होता है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, ये हमारा है आर्टिकल 30। अब हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मौलिक अधिकारों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में इसका डिस्क्रिप्शन है। इसको संविधान की आत्मा कहा है अम्बेडकर जी ने। जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये बेसिकली होता क्या है, इसके बिना जो संविधान है वो अधूरा है, इसको अम्बेडकर जी ने कहा था। तो इसमें क्या है ना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा उच्च न्यायालय है, वो संरक्षण कर सकता है हमारा जो भी अधिकारों का हनन होता है। तो जब वो संरक्षण करता है, तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमारा किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, हमें लगता है कि नहीं हमारे साथ ये चीज़ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि हमें वो अधिकार प्राप्त है, तो उसको इस संरक्षण के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं उसको संरक्षित करने के लिए। तो जब हम अपील करेंगे कोर्ट से, तो जो कोर्ट है वो रिट जारी करता है। जो रिट जारी करता है कोर्ट, वो 5 तरह के रिट होता है, जिसको हम कहते हैं परमाधिकार रिट, जो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम कहते हैं हबीस कॉर्पस। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी नागरिक को अवैध तरीके से बंदी बना लिया जाता है, तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है कि उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करे, जिससे बंदी बनाए जाने के औचित्य की जाँच की जा सके। जो सुप्रीम कोर्ट है वो आदेश देता है कि जैसे जिस भी अधिकारी ने अगर किसी को बंदी बनाया है, तो उसको हमारे सामने पेश करे। सभी रिट्स के लिए हम एक डिटेल्स वीडियो में आगे पढ़ेंगे। और अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करती है। मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है वो संसद द्वारा किया जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हाँ संसद कर सकती है। मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है केवल 20 और 21 को छोड़ के। मौलिक अधिकारों को लागू कौन करता है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट।
प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? आर्टिकल 19 में है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। वाद योग्य मतलब होता है कि जैसे नहीं कि अगर कोई हनन होता है मौलिक अधिकारों का तो उसका वाद किया जा सकता है, उसका निपटारा किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। अधिकार जो भारतीय नागरिक नहीं हैं उनको भी मिले हैं। ऐसे कुछ अधिकार है जो कि भारतीय नागरिक जो नहीं है उन्हें भी वो प्राप्त है। वो है आर्टिकल 14 जो हमारे कानून के समान समानता। विदेशी यात्रा के अधिकार का संरक्षण है आर्टिकल 21 में। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार है आर्टिकल 25 में, जिसमें है कि धर्म की स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं।